मैं रोहित सिंह एक बार फिर आप सबका अपने चैनल प्लोडर एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले आपसे वादा किया था कि एनडीए सीडीएस और सीएपीएफ के स्टूडेंट्स के जीएस प्रिपरेशन के लिए मैं एक एक सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग वीडियोस और प्रीवियस सेशंस लेके आऊँगा। तो प्रीवियस सेशंस तो अभी मैंने कुछ पर्सनल रीज़न से बंद कर दिए हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम मतलब आई थिंक अप्रैल में है, उसके रिगार्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट कवर किया जाए। तो उसी के संबंध में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस रिगार्डिंग आज से हम ज्योग्राफी को एक छोटा सा हम्बल स्टार्ट देंगे। ठीक है, मतलब आराम से शुरू करने की कोशिश करेंगे। और आज इस सेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्कोप क्या होगा इसमें, और स्कोप कहने का मतलब कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, कितने एक्सटेंट तक पढ़ेंगे, एक्सटेंट ऑफ सब्जेक्ट। और दूसरा फिर हम देखेंगे कि रेलेवेंस क्या है इसका हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। रेलेवेंस इन द सेंस हम प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, बाद में देखेंगे कि कितना क्वेश्चंस आ रहा है, क्या ये हमारे रिटन पेपर को क्वालिफाई करने में ये सब्जेक्ट मदद करेगा या नहीं, बाकी सारी चीज़ें। तो पहले हम स्कोप या एक्सटेंट ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो देखिए, एक्सटेंट ऑफ सब्जेक्ट का ये है कि ज्योग्राफी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसको अगर हम सिलेबस यानी एनडीए सीएपीएफ और सीडीएस के सिलेबस के रिगार्डिंग देखें तो कवर किया जा सकता है, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप चले तो इसके रिगार्डिंग हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा सोलर सिस्टम। हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा सम बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और मैं आपको एश्योर कर दूं कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो है बेसिक, लेकिन इससे हर साल इंडिया में कम से कम 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहला लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और कोई बच्चा क्लेम कर दे कि लॉन्गिट्यूड यानी टाइम का कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन एनडीए या फिर सीडीएस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, वो हर साल पूछा जाता है, हर मतलब स्टेज में पूछा जाता है। यानी अगर आप एनडीए फर्स्ट दे रहे हैं 2025 का, या फिर देने जाएंगे, या फिर 2025 का सेकंड देने जाएंगे, उसमें भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सब पूछते हैं। फिर दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इससे हर साल एक क्वेश्चन पक्का, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, हम इसमें ओजोन लेयर कैसे बनता है, कैसे डिप्लीशन होता है, इसके जो डिप्लीशन से रिगार्डिंग क्या क्या प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, वो सब देखेंगे। फिर हमारा जो तीसरा जो चैप्टर होगा वो होगा जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, ये आप लोग के लिए नया लग रहा होगा, लेकिन नया है नहीं। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है, जितना भी फिजिकल लैंडफॉर्म्स
क्या? फिजिकल लैंड फॉर्म्स होंगे, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन आपका आएगा जैसे रिवर लैंड फॉर्म से, ठीक है, विंड लैंड फॉर्म, विंड के द्वारा जो लैंड फॉर्म बनाया जाएगा उससे क्वेश्चन आए, ग्लेशियर के द्वारा जो विंड लैंड फॉर्म बनाया जाए उससे क्वेश्चन आए, या ग्लेशियर के बाद आपको सी वेव से कोई अगर लैंड फॉर्म बनाया जा रहा है, अगर उस पर क्वेश्चन है, ये सारे चाहे इरोजनल लैंड फॉर्म हो और चाहे डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, ठीक है, ये सारे जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ हम करके कवर करेंगे, मतलब एक एक पॉइंट, एक एक चीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग लोकेशंस, इंक्लूडिंग पिक्चर्स, इंक्लूडिंग फिगर्स। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, ठीक, ये हमारा हो गया चौथा। क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम, क्लाइमेट एंड वेदर। और इसमें जो मैं आपको एक थीम बताऊंगा, उस थीम से अगर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सीडीएस या फिर एनडीए में सवाल ना आए, जो है क्लाउड। क्लाउड के फॉर्मेशन पे, क्लाउड के स्ट्रक्चर पे, क्लाउड के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे सवाल आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। कभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो उसमें एक क्लाउड के बारे में, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिया है जिसको मैरिकेल बोलते हैं, तो आप एक बार देखिएगा उसको। फिर हम इसमें डिफरेंट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस, ठीक। उसके बाद हम ब्रॉड लेवल पे वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को हम ब्रॉड में पढ़ेंगे। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सारी चीज़ों को हम ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक। फिर साइक्लोन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी साइक्लोन, ये सारा हम इसमें कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट, ठीक है, सब चीज़ इसमें कवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो होगा फिफ्थ, ओशियनोग्राफी का। ओशियनोग्राफी, अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया। वैसे मैं आगे इंडियन ज्योग्राफी में बताता, इंडियन ज्योग्राफी में बता दूंगा, ठीक है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो, इंडियन ज्योग्राफी वाले बता दूंगा क्योंकि वो बेसिकली इंडिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ओशनोग्राफी में हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, ओशन के अंदर जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फिर हम टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और टाइड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉप थीम है यूपीएससी का, मतलब क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक। फिर हम ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इस पे तो आप डबल स्टार मार्क लगाएं, मतलब ये टॉपिक हुआ, या फिर इसमें क्लाउड हुआ, फिर आपको ये फिजिकल लैंडफॉर्म्स हुए, फिर
आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये लॉन्गिट्यूड हुआ, इस पे तो आप डबल डबल स्टार मार्क लगाइए, ठीक है। ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, एरिया है जिन पे हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ऐसा कोई साल नहीं है जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक। ओशन टाइड्स, ओशन करेंट्स हो गए, ठीक। ओशन करेंट्स के बाद आपको और सारी चीज़ें, अदर मिसलेनियस टॉपिक्स जो ओशन से रिलेटेड होंगी वो सारी इसमें कवर होंगी, ठीक। फिर अब हमारा आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर। देखिए, सिक्स्थ पॉइंट होगा हमारा इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि देखिए, एनडीए वालों को तो मैं स्पेसिफिकली बता दूंगा कि आप ये टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन वहीं से आता है। क्योंकि यूपीएससी भाई कहाँ से क्वेश्चन बना लेगा, उसको भी तो लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि बच्चा नया नया होता है। ज़्यादा डेप्थ में पूछ देंगे तो भी भटक जाएगा, ठीक है। नया चीज़ पूछ देंगे तो भी उसको नहीं आएगा। तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है कि वो बच्चा भी जाने जो गांव में है, वो बच्चा भी जाने जो शहर में है, वो बच्चा भी जाने जो साइंस बैकग्राउंड का है, वो बच्चा भी जाने जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है। तो वो एकदम बेसिक बेसिक जो हमारे आम जीवन में चीज़ें घटती हैं जिन पे हम कभी गौर नहीं करते, अगर गौर करें तो एक नॉर्मल एवरेज इंसान भी उस चीज़ को कर सकता है। तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में सबसे पहला हम देखेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ENV लिखता हूँ, ठीक है। फिर फॉरेस्ट टाइप एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, फॉरेस्ट टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस, ठीक है। फिर हम देखेंगे डिफरेंट नेशनल पार्क्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक आपको कॉन्सेप्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, बायोस्फीयर रिजर्व। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है रामसर साइट, ठीक है। ये सारे, या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है सेक्रेड ग्रोव। इतना डिटेल इंडिया वालों के लिए नहीं है, ये मैं होलिस्टिकली CDA CAPF सब के लिए बना रहा हूँ। तो इंडिया वालों को जब मैं चीज़ें बताऊँगा तो उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दूँगा कि ये इंडिया वालों के लिए है, ये बाकी सबके लिए अप्लाई है, ठीक है। रामसर साइट्स, सेक्रेड ग्रोव का कॉन्सेप्ट आता है एक, सॉरी, सेक्रेड सेक्रेड ग्रोव। फिर कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिटी रिजर्व का, कम्युनिटी रिजर्व का एक कॉन्सेप्ट आता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं असली चीज़ में। देखिए, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लीजिएगा। जैसे ऊपर आपने ध्यान से सुना देखा, इसको भी अच्छे से इन्हीं इन्हीं थीम्स को प्रिपेयर करके आपको जाना है। अब हम इंडियन ज्योग्राफी के ब्रॉडर थीम पे फोकस करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के ब्रॉड थीम पे देखिए, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला चीज़ इंडियन फिजियोग्राफी से क्वेश्चन आता है। इंडियन फिजियोग्राफी, फॉर एग्जांपल इंडियन फिजियोग्राफी के अंदर इसके माउंटेन, या फिर हिल्स,
कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, डेजर्ट्स, इन सब से क्वेश्चन, जिन ये वो टॉपिक मैं बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर इंडियन ज्योग्राफी में एक सबसे इम्पोर्टेंट थीम है, सबसे इम्पोर्टेंट थीम है इंडियन रिवर सिस्टम, ठीक है, जिसमें हिमालयन और पेनिनसुलर दोनों रिवर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन से पार्ट है, सी पोर्ट्स का। और आप सीडीएस का किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, अगर सी पोर्ट से क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे बताना, अगर रिवर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आया है तो मुझे बताना। हर थीम पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। और हर, ऐसा नहीं है कि इस साल पूछ लिया तो अगले साल नहीं पूछेगा, हर साल हर बारी पूछता है, हर पेपर में पूछता है, हर शिफ्ट में पूछता है, और चाहे एनडीए सी डी एस 1 हो या फिर एनडीए सी डी एस 2 हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रॉड ओवरव्यू की क्लासेस कैसे, मतलब स्कोप क्या होगा, ठीक है। और इसमें हम बाकी जोड़ लेते हैं मिसलेनियस, कि जो भी छिटपुट चीज़ें होंगी वो सब कवर कर ली जाएंगी जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक। जैसे कोई प्लेस न्यूज़ में है या फिर कहीं वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, वो चीज़ बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, ठीक है, वो उस हिसाब से। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पे। तो मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा था कि स्कोप क्या होगा, तो स्कोप तो मैंने डिस्कस कर दिया। फिर प्रीवियस पेपर्स का जो मैं बात करूँ, तो अभी कुछ दिन बाद मैं आपको एक सेशन लेके आऊँगा एनडीए 2024 का। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि इस ये एग्ज़ाम को आपको रिटेन पेपर को क्वालिफाई कराने में हेल्प कर सकता है कि नहीं। 21 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ ज्योग्राफी से, तो सोचिए 150 के पेपर में अगर आपको 21 क्वेश्चन, और अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हों, और जिसमें से आप 17 to 18 क्वेश्चन भी करने की काबिलियत रखते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 100% तो कोई श्योर नहीं हो सकता किसी चीज़ के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, डेफिनेटली ये पेपर मतलब यूटिलिटी है इस पेपर की आपके रिटन पेपर को क्वालिफाई करने में, मतलब इस सब्जेक्ट की, सॉरी, इस सब्जेक्ट की यूटिलिटी है आपके रिटन पेपर को, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो या फिर सीएपीएफ का हो, क्वालिफाई कराने में, ठीक। अब हम अपने असली मुद्दे पे आते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक सोलर सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन होता ये है कि जैसे हम कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी चीज़ें उसी से पूछ ली जाती हैं और हमें उन चीज़ों पे कमांड होता नहीं है, तो फिर हम उनको उन क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो बच्चे सॉल्व करते हैं फिर वही हमें टफ कंपटीशन दे जाते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को हम आज यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम सबको पता होगा कि सोलर सिस्टम में आवर सोलर सिस्टम इंक्लूड सन, 8 planets एंड मून, ठीक है। दे ऑल आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी इंक्लूडिंग एस्टेरॉइड्स, कॉमेट एंड ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो बुकिश होगी, अब मैं आपको सिंपल टर्म में समझाता हूँ कि कहना क्या चाहता है। देखिए, सोलर सिस्टम कुछ नहीं है, हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं,
इन बहुत सारी गैलेक्सीज में हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे या फिर आकाशगंगा। ठीक, इस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, ठीक। इस सोलर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सन। ठीक, सन और इसके चारों तरफ घूमने वाले 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स यानी 8 ग्रह। ठीक, सन एक तरीके का स्टार है, ये सबको पता होगा, या नहीं पता है तो आज जान लीजिए। ठीक है, स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस छोटा सा है। अगर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का अगर खुद का लाइट है, ठीक है, अगर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के पास खुद का लाइट है तो उसको बोल देंगे स्टार। और अगर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के पास उसका खुद का लाइट नहीं है तो उसको बोल देंगे प्लैनेट्स। ठीक है, तो हमें पता है कि सन के पास अपना खुद का लाइट है, इसलिए ये एक स्टार है। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी। देखिए, पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। कितने? पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसने 2006 में एक बैठक बुलाई। ठीक, और बोला कि जो 9th प्लैनेट है वो अब अर्थ के सोलर सिस्टम में 9वां ग्रह नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी 9वां ग्रह नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया, क्यों किया गया, ये हम अभी थोड़ी देर में इस चीज़ को समझेंगे। देखिए ध्यान से, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो सबसे पहला प्लेनेट है मरकरी, दूसरा प्लेनेट वीनस, तीसरा प्लेनेट अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठवा सैटर्न, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। ठीक, अब आते हैं कि 9th प्लैनेट कौन है, कौन सा था, मतलब 9th प्लैनेट था प्लूटो। ठीक, 9th प्लैनेट का नाम था प्लूटो। ठीक है, इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हटाया क्यों? ठीक, मैंने शायद ऊपर ये उल्टा लिख दिया है। ठीक है, इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। प्लैनेट, आखिर इसको क्यों प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया? ठीक, वो अब देख लेते हैं। देखिए, किसी भी प्लैनेट को प्लैनेट के कैटेगरी में बने रहने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला, अगर वो अपना ऑर्बिट में
सन के चारों तरफ घूमे, ठीक, और किसी दूसरे ऑर्बिट के किसी दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट को कट ना करे। तो ये देखा गया कि ये जो प्लूटो है वो नेपच्यून के ऑर्बिट को कट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको प्लैनेट के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, ठीक। अब देखिए, बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते होंगे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दूँ कि वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, इन चार प्लैनेट्स को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। जोवियन प्लैनेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट इसलिए बोलते हैं कि मार्स से पहले, यानी मार्स, अर्थ, विनस, मरकरी, ये सारे प्लैनेट्स का सरफेस सॉलिड होता है, ठीक है, यानी ये सारे प्लैनेट्स सॉलिड हैं। और मार्स के बाद यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट्स गैसियस में हैं, गैसियस स्टेज में है, इसीलिए इनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने पहले समझा दिया, अब आपको पढ़ के एक बारी में क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, सोलर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स। पहला इंटरनल सोलर सिस्टम, जो जिसका पार्ट क्या होता है, रॉकी, ठीक, जिसमें मैंने बताया मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स होते हैं, ठीक, जो कि रॉक से बना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं एस्टोराइड बेल्ट। देखिए, एस्टोराइड बेल्ट कुछ नहीं है, अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। हर 12 साल पे संगम यानी कुंभ लगता है, संगम नहीं, एक्चुअली कुंभ लगता है हर 12 साल पे। तो होता ये है कि जुपिटर अपना जो ऑर्बिट है ना, यानी सन के चारों तरफ घूमने वाला, जैसे हमारा अर्थ सन के चारों तरफ 365 दिन में घूम जाता है, ठीक है, वैसे ही जुपिटर सन के चारों तरफ 12 साल में घूमता है, ठीक है, 12 साल में ये जुपिटर का है, ठीक। तो होता ये है कि ठीक है, तो होता ये है कि ये जो आप एस्टेरॉयड बेल्ट देख रहे हैं, किसके किसके बीच में, जुपिटर और मार्स के बीच में, ये जितने भी एस्टेरॉयड हैं अर्थ की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा अलाइनमेंट यानी कुछ ऐसा पोजीशन होता है कि अर्थ और जुपिटर और ये एस्टेरॉयड जैसे ही आने वाले होते हैं, जुपिटर अपनी तरफ क्या कर लेता है, इनको खींच लेता है, इसीलिए इसको वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। वैक्यूम क्लीनर अगर नहीं खींचेगा तो फिर बहुत सारे एस्टेरॉयड धरती पे आके गिरेंगे और नुकसान भी पहुंचाएंगे, ठीक है। वैसे तो पहुंचाते तो नहीं हैं, लेकिन पहुंचा सकते हैं, ठीक। इसीलिए हमने
एक होता है कि थैंक्स गिविंग के तौर पे हम कुंभ का नाम इसको दे देते हैं और इसको एक स्पिरिचुअल ये कल्चरल फॉर्म में इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक साइंटिफिक वो भी है कि हर 12 साल पे कुंभ क्यों लगता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर 12 साल में वो अपना ऑर्बिट पे चारों तरफ सन के घूमता है और कुछ अर्थ और जुपिटर के बीच में ऐसा अलाइनमेंट होता है कि जो अर्थ की तरफ आने वाले एस्ट्रोराइड्स होते हैं उनको जुपिटर अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए हर 12 साल पे, और ये अलाइनमेंट जो होता है ना हर 12 साल पे ही होगा। ठीक है, ठीक है, हर 12th ईयर पे ही ये अलाइनमेंट होता है, वो आने नहीं देता है। इसलिए इसको वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे मतलब हम कुंभ क्या करते हैं, मनाते हैं। तो जो हमारा एंशियंट कल्चर है वो भी बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली इवॉल्व था, तो हमें उसको भी प्रेज़ करना चाहिए। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। तो एस्टेरॉयड आपने देखा, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक, नेक्स्ट आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट मैंने आपको बताया, इनको जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून चारों, और ये गैसेस से बने होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, इनके पास मून, जैसे अर्थ के पास अपना मून है वैसे ही आउटर प्लैनेट्स के पास भी अपना मून होता है। और इन आउटर प्लैनेट्स के पास कुछ प्लैनेट्स के पास रिंग भी है, जैसे सैटर्न के पास अपना रिंग है। ठीक है, सैटर्न के पास अपना रिंग है। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा सन। सबको पता है सन एक हॉट प्लाज्मा है जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें भरी पड़ी हैं। ठीक है, और ये पूरे सोलर सिस्टम का जो 99.8% मास है ना, मतलब अगर मान लो कि अगर हम अपने शरीर के हिसाब से देखें तो अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं कि जो हमारा, अगर कुछ ऐसा हो कि किसी इंसान का सर का पूरा मतलब भार पूरे बॉडी के भार के 99% हो। ठीक है, तो समझ लीजिए कि उसी तरीके का सन है कि पूरे सोलर सिस्टम का अगर वजन किया जाए, यानी सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब का अगर मास निकाला जाए तो उन सब का मास मिलाने पे जो 99.8% मास है ना सिर्फ सन का निकलेगा। ठीक, ठीक, और हमें पता है कि ये सन के पास अपना हीट और एनर्जी है, वो प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन कुछ नहीं होता है, जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हीलियम का एक एटम बनाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारी लाइट और एनर्जी इमिट होती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना, एडिशन। ठीक है, यहाँ ऐड हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर हमें पता है कि सन की ग्रेविटी जो है सारे प्लैनेट्स को अपने तरफ अपने पोजीशन पे, अपने ऑर्बिट पे मेंटेन की हुई है। ठीक, आगे देखते हैं सन का कुछ की फीचर्स। जैसे उसके सबसे आउटर लेयर, मतलब आउटर, सॉरी आउटर कह रहे, सबसे इनर को, फॉर एग्जांपल ऐसे आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये सन है, तो ये सन का मान लीजिए इनर कोर। ठीक है, जो हमें उसके ऊपर आता है वो होता है फोटोस्फेयर। ये होता है फोटोस्फेयर, मतलब जो चमकने वाला पार्ट होता है। ठीक है, फिर सबसे आउटर लेयर होता है कोरोना। तो ये हो गया कोर, ये फोटोस्फेयर, ये कोरोना, यानी ये पी, ये कोरोना, और ये कोर, मतलब अंदर वाला पार्ट। कोर, ठीक, कोर, फोटोस्फेयर, कोरोना। अब देखिए
ये जो कोरोना है ना, इसी के सरफेस के ऊपर छोटा छोटा आपको डार्क स्पॉट दिखाई देगा, ऐसा ऐसा। जो भारत का आदित्य L1 मिशन है ना, वो इसी डार्क स्पॉट को कोरोना सन के कोरोना लेयर को स्टडी करने गया है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स होंगे, ठीक है। और ये डार्क स्पॉट्स हर 12-13 साल पे उभरते हैं, ठीक है। इन्हीं डार्क स्पॉट्स को हम सन स्पॉट बोलते हैं, सन स्पॉट, ठीक। अरे बात समझ में। तो सबसे पहला अंदर का लेयर कोरोना, फिर फोटोस्फेयर, फिर सॉरी अंदर का लेयर कोर, फिर फोटोस्फेयर, फिर कोरोना। और इस कोरोना के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सन स्पॉट। और ये एक साइकिल में चलते हैं, हर सन स्पॉट अपना 10 से 12 साल का, 11 साल का एक साइकिल लेके चलता है, ठीक है। उतने साल में ही होगा। अब देखिए, ये तो हो गई बेसिक बेसिक चीज़ें, ठीक। अब हम थोड़ा देख लेते हैं एक एक प्लैनेट के बारे में। तो मैंने उस वो प्लैनेट कैसा टाइप है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उस पे उसके पास कितने मून्स हैं, उसकी क्या खासियत है, ये सारे मैंने एक टेबल के फॉर्म में दे दिया है। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लें, ठीक है। जैसे मरकरी ये रॉकी है, हमें पता है क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आता है। थिन, इसका एटमॉस्फेयर कैसा है, थिन है, इसके पास कोई मून नहीं है। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। और इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत एक्सट्रीम है, यानी रात में बहुत ठंडा होगा और दिन में बहुत गर्म, ठीक है। वीनस, ये भी रॉकी है। इसका जो एटमॉस्फेयर है थिक है, मोटा है। और इसके एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस पाया जाएगा, CO2, ठीक है। इसके पास भी कोई मून नहीं है, ठीक। और ये अ, अ, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए एक उसका वजह भी दिया गया है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो मैं यहाँ पे थोड़े शब्दों में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, यही बता देता हूँ। होता ये है कि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि ये हमारा है, समझ लीजिए एटमॉस्फेयर ऐसा, और ये है हमारा अर्थ का सरफेस, ठीक। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज हैं। इन गैसेज में एक गैस है, मान लीजिए CO2, ठीक। अब सन से जो एनर्जी आती है वो शॉर्ट वेव में होती है। कैसी, शॉर्ट वेव एनर्जी होती है। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये शॉर्ट वेव एनर्जी को अर्थ की तरफ आने देता है। या फिर हम ऐसा देखें तो इस शॉर्ट वेव एनर्जी को अर्थ की तरफ ये एटमॉस्फेयर हमारा, इसको हम एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। एटमॉस्फेयर अर्थ की तरफ एटमॉस्फेयर आने देता है। जैसे ही ये शॉर्ट वेव रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, वैसे ही ये अर्थ का जो सरफेस है इसको एब्जॉर्व करता है और वापस इसको इमिट करता है, लेकिन लॉन्ग रेडिएशन के फॉर्म में। और हमारे इस एटमॉस्फेयर की खासियत है कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन को आने तो देता है, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन को जाने नहीं देता है। इसी की वजह से क्या होती है, गर्मी बढ़ती है। और इसके सरफेस के, मतलब एटमॉस्फेयर के जो अंदर का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर अगर मान लीजिए 10 डिग्री है, तो इस ट्रैपिंग के कारण, क्योंकि वो हीट को, उस एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, उस ट्रैप के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी 10 है तो मान लीजिए 20 हो जाएगा। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये बहुत बड़े लेवल पे जब होता है, यानी अगर अर्थ के लेवल पे हो, यानी पूरा अर्थ ही गर्म हो जाए, तो उसको हम बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से,
जो हमारा सन है वो, सॉरी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सन के रेडिएशन को वापस नहीं भेज पाता है, उसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। और ऐसे ग्रीन हाउस गैसेज CO2 हुए, मीथेन हुआ, वाटर वेपर भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ये जो आप CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो आप इस फिनोमेना को याद रखेंगे। ठीक, तो हम कहाँ थे, हम वीनस पे थे। अब हम आते हैं अपने अर्थ पे। अर्थ भी रॉकी है। ठीक, इसके पास नाइट्रोजन से लेके ऑक्सीजन सब गैसेज हैं। इसके पास एक अपना मून है, चंदा मामा, जिस पे ये ऐसा, सबको पता है कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ है और वाटर दोनों है। ठीक, फिर आता है हमारा मार्स। मार्स पे हमने अपना मिशन भेजा है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम मॉम बोलते हैं। ठीक, और ये वहाँ पे पानी की संभावनाएं हैं, बाकी जीवन की संभावनाएं हैं या नहीं है, उनको तलाशने के लिए पे मिशन गया है। इसको हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयरन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है कि पोटेंशियल पास्ट ऑफ वाटर, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे वाटर मिल जाए। फिर आता है हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे हमको पता है कि ये जोवियन प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और सबके पास एक से ज़्यादा मून है। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मून है जुपिटर के पास, सॉरी सैटर्न के पास, उसके बाद जुपिटर, फिर यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। और मैंने बताया कि इनके पास एक रिंग भी है। तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास खुद का अपना रिंग है। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट विंड इन द सोलर सिस्टम किसके पास पाया जाता है, नेपच्यून के पास। तो ये हो गया हमारा बेसिक बेसिक जानकारी। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम आते हैं डॉर्फ प्लैनेट पे। देखिए, डॉर्फ प्लैनेट कुछ नहीं होता है, जो हमारा नॉर्मल रेगुलर प्लैनेट होता है ना, उन प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं। डॉर्फ मतलब बौना, याद रखिएगा, एक वोकेबलरी भी आपकी क्रिएट होगी, बौना। डॉर्फ मतलब बौना होता है। ठीक है, डॉर्फ प्लैनेट बौने प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, ये भी सन के चारों तरफ क्या करते हैं, और चक्कर लगाते हैं। तो ये जो मैंने अभी बताया था कि प्लूटो को ओरिजिनल प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल के उसको कौन सा प्लैनेट बोला गया है, डॉर्फ प्लैनेट। अदर डॉर्फ प्लैनेट के नाम है सेरस, आइरिस, मैकमैन और होमिया। ठीक है, ये सारी, तो ये हमारी अपने सोलर सिस्टम से रिलेटेड बेसिक चीज़ें। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये तो नॉर्मली सबको पता होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से देता है जो सबको पता होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन देता है यहाँ से। देखिए, ठीक, क्वेश्चन देता है यहाँ से, पूछेगा व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स मोस्टली फाउंड इन एस्ट्रॉयड बेल्ट। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट मैंने बताया कि मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। ठीक है, वो मैंने कुंभ वाली कहानी आपको सुनाई। फिर कमेट्स, कमेट्स क्या होते हैं, कमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक्स। ये क्या होता है कि हर से 76 साल पे ये बनता है। ठीक, और होता यह है कि जैसे बहुत सारा आइस, डस्ट और गैसेस एक साथ जब कंबाइन होते हैं, ठीक, और अर्थ का, सॉरी, सन का चार चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, कॉमेट। ठीक, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, डिफरेंस पूछता है एग्ज़ाम में कि मिट्योराइट्स क्या होते हैं, मिट्योर्स क्या होते हैं, मिट्योराइट क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए मिट्योराइट्स कहते हैं जो
स्मॉल छोट रॉक्स स्पेस में होते हैं उनको मीटेओराइट्स बोलते हैं, ठीक है। जो रॉक धरती पे गिरते हैं, ठीक है, जिनको हम टूटता हुआ तारा भी कभी कभी कहते हैं, तो उनको मीटियोर्स बोला जाता है, ठीक है। और जो हमारे अर्थ पे आके टकराते हैं, गिर जाते हैं, उनको हम मीटियोराइट्स बोलते हैं। तो डिफरेंस समझे? अगर इस डिफरेंस समझा देते हैं आपको, फिर सोचिए। अगर स्पेस में है तो मीटियोर, मीटियोरॉइड, ID। अगर हवा मतलब धरती की तरफ बढ़ रहा है तो फिर मीटियोर्स, ORS। और अगर धरती से टकरा गया तो फिर ITES, ठीक है, समझ में आया? अगर स्पेस में है तो मीटियोरॉइड्स स्पेस छोड़ के धरती पे आने की कोशिश कर रहा है और बीच में जल जा रहा है तो उसको बोलेंगे मीटियोर्स। और अगर धरती पे पहुंच गया, टकरा गया, तो उसको बोलते हैं मीटियोराइट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस पूछता है एग्जाम में। फिर आते हैं आगे, थोड़ा सा फॉर्मेशन इवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि कुछ नहीं है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 4.6 बिलियन साल पहले बना है, यानी 4.6 करोड़ साल पहले बना है, ठीक। और शुरू शुरू में सारे गैस के गुब्बारे थे, ठीक। धीरे धीरे आपस में कंडेंस होते गए, तो कंडेंस होते गए तो क्या बन गए, बड़े से प्लैनेट बन गए, ठीक। ये बेसिक चीज़ हमें याद रखना है, ठीक। अब आगे हमारे सोलर सिस्टम की कुछ खास बातें। सोलर सिस्टम की कुछ खास बातें ये हैं कि द सन विल एक्सपैंड इनटू अ रेड जाइंट इन 5 बिलियन। देखिए रेड जाइंट यहाँ कहना ये क्या चाहता है कि देखिए हर सन के पास अपना एनर्जी है, तो इसको स्टार की कैटेगरी दी गई है। तो हर एक चीज़ का क्या होता है, सेचुरेशन होता है, लाइफ स्पैन होता है। तो सन 5 करोड़ साल बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आवर प्लानट विल सर्वाइव बट अर्थ एंड इनर प्लानट में भी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सॉरी, आउटर प्लानट विल सर्वाइव बट अर्थ एंड इनर प्लानट। मैंने अभी बताया था ना कि सोलर सिस्टम में एक डिवीज़न है, इधर टेरेस्ट्रियल प्लानट, इधर जोवियन प्लानट, यानी इधर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इधर है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो इनको इनर प्लानट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जब तक सन ख़त्म होगा उस टाइम तक ये इनर प्लानट भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये रहेंगे, आउटर प्लानट रहेंगे। ये बात ये बताना चाहते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है सन विल देन श्रिंक इनटू अ वाइट ड्वार्फ। मैंने बताया कि सन भी क्या हो जाएगा, एक ड्वार्फ प्लैनेट बनेगा। प्लैनेट रहेगा लेकिन जो नॉर्मल आज का प्लैनेट है उससे छोटा रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए तो एक कंक्लूज़न हम देख लेते हैं कि कंक्लूज़न क्या निकला इस चीज़ का। कंक्लूजन ये है कि सोलर सिस्टम एक डाइवर्स डायनेमिक सिस्टम है जिसमें प्लैनेट्स, मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे मीटियोराइड्स, एस्टेरॉइड्स, ये सारे डॉर्फ प्लैनेट सारे, ठीक है, ये सब हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि साइज़ के हिसाब से प्लैनेट्स को अरेंज कीजिए, ठीक है। तो साइज़ के हिसाब से कभी कभी प्लैनेट्स को अरेंज करने के लिए पूछता है, तो उसका यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, आप सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप देख लेंगे इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर है तो ऐसा बनाते हैं, ठीक। तो सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, उसके बाद अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और फिर मरकरी, यानी सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी। आगे सबसे बड़ा प्लैनेट
अभी बताया, जुपिटर सबसे छोटा, मरकरी और वीनस को ट्विन ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो वीनस का साइज है वो क्या है, अर्थ का साइज है, दोनों लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, अब वॉल्यूम के हिसाब से देख लेते हैं प्लैनेट का। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम साइज वाला ही चलेगा यहाँ पे भी। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम फिर से जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और फिर मरकरी। ठीक है, ये सारे आप एक बार ये सारे डेटा नहीं याद करने हैं, बस एक बार इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देख लीजिएगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और कुछ नहीं। ठीक, देखिए अब साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं, सॉरी मास के हिसाब से कि कौन ज़्यादा भारी है क्या है। तो यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है। तो सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और फिर मरकरी। तो यहाँ पे भी जो सबसे हेवीएस्ट प्लैनेट है, मैसिव, जो सबसे बड़ा है, वो है जुपिटर। और यहाँ पे सबसे छोटा प्लैनेट है, मतलब सबसे हल्का प्लैनेट है मरकरी। ठीक है, ये सारे पीडीएफ में डेटाज हैं, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप एक बारी इनको देख लेंगे। ठीक है, आप डेंसिटी के हिसाब से और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक, तो कंक्लूज़न देख लेते हैं एक बारी कि क्या है। तो जुपिटर डोमिनेट्स द सोलर सिस्टम बाय साइज, मास और वॉल्यूम। तो याद रखने दीजिए, अगर एग्ज़ाम में आपको कोई भी फैक्ट नहीं याद आ रहा हो, बस इतना याद है कि साइज़ के हिसाब से, मास के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से कौन है, जुपिटर। और इन सब में सबसे कम कौन है, मरकरी। और एक आता है डिस्टेंस के हिसाब से, तो मैंने बताया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो इसको याद कर लेंगे आप। ठीक है, ये है आपके डिस्टेंस के हिसाब से, इंक्रीजिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, होप कि ये पहला क्लास है, तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं हो सकता है हड़बड़ी में बता के निकल गया हूँ, या फिर समझा नहीं पाया होऊंगा, या फिर जो भी। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको कोई अगर दिक्कत है तो उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से मैंने अपने नॉलेज और प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से एग्ज़ाम पर्पज़ से जो भी चीज़ें हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। सो वंस अगेन थैंक्स टू यू ऑल, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करके उसको भी इसका बेनिफिट दिला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।